के कहते हैं कि उस रात टेलीफोन लाइन काट दी गई थी। घर में रखी सीढ़ी अपने आप पता नहीं कहाँ गुम हो गई। गाड़ियों के इंजन भी हैरत के तौर पर स्टार्ट नहीं हो रहे थे। 12 बजे घर के बच्चे सोने के लिए चले गए, लेकिन 5 बच्चों ने मॉरिस, मार्था, लोइस, जेनी और छोटी सी बेटी ने माँ से कहा कि वो अभी थोड़ी देर और खेलेंगे। रात 12:30 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। रात 1:30 बजे घर में आग लग चुकी थी। रात के 1 बजे छत पर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। सन 1945 एक क्रिसमस की रात पूरा अमेरिका जश्न मना रहा था। घरों में रोशनियां थीं, बच्चों के कहके थे, खुशी का माहौल था। लेकिन तभी मगरबी वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे में एक घर में ऐसी भयानक आग लगी जिसने उस घर को इतनी खौफनाक और डरावने स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। आग ने घर के कुछ बच्चों को इस तरह अपने लपेट में ले लिया कि उनको कभी ना मिलने वाले रिमेन्स में तब्दील कर दिया, जिनका आज और अभी तक कोई निशान नहीं मिला, कोई वाकयात नहीं मिले। और ये बहुत हैरान करने वाली बात है दोस्तों के कहते हैं कि उस रात टेलीफोन लाइन काट दी गई थी। घर में रखी सीढ़ी अपने आप पता नहीं कहाँ गुम हो गई। और एक और हैरान करने वाली बात दोस्तों कि गाड़ियों के इंजन भी हैरत के तौर पर स्टार्ट नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों आज की इस डरावनी, खौफनाक और हैरान करने वाली मिस्टीरियस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आग कैसे लगी, किसने लगाई और क्यों लगाई। वो 5 बच्चे आखिर कहाँ गए, टेलीफोन लाइन किसने काट दी थी, सीढ़ी कहाँ गई और आखिर गाड़ियां स्टार्ट क्यों नहीं हुई। तमाम दोस्तों को अमजा फाइल्स की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों जॉर्ज सोडर एक मेहनतकश बाप था। अपनी बीवी जेनी और 9 बच्चों के साथ रहता था। उस रात आग लगी तो वो 4 बच्चों को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 5 बच्चों का आज तक ना कोई जिस्म मिला, ना कोई हड्डी, ना कोई निशान। पुलिस ने कहा आग इतनी शदीद थी कि बच्चे जलकर राख हो गए, लेकिन एक बाप जो अपनी आंखों से ये सब देख रहा था इस बात से इनकार करता रहा। और उसी एक इनकार ने इस केस को अमेरिका के सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना दिया। ये कहानी शुरू होती है मगरबी वर्जीनिया के एक छोटे से कस्बे फैटवेल से। ये वो जमाना था जब दूसरी जंग अजीम अभी खत्म हुई थी। अमेरिका जीत की खुशी में डूबा हुआ था। हर तरफ जश्न ही जश्न का माहौल था। मगर उस कस्बे में एक खानदान रहता था जिसकी कहानी बहुत जल्द उस जश्न को मातम में बदल देने वाली थी। जॉर्ज सोडर, असल नाम जॉर्जियो सोडर, एक इटालियन इमाइग्रेंट था जो अपने ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका आया था। उसने यहाँ आकर बहुत मेहनत की, कोयले की ट्रक का कारोबार शुरू किया और फैटवेल में अपना घर बना लिया। उसकी बीवी जेनी भी इटालियन ओरिजिन थी और इन दोनों के 10 बच्चे थे। घर में हमेशा शोर रहता था, हंसी रहती, जिंदगी की रौनक रहती थी। लेकिन एक बात थी जो शायद इस खानदान की किस्मत बदलने का सबब बनी। जॉर्ज सोडर एक बेबाक आदमी था। वो खुलकर बोलता था, खुलकर अपने राय देता था और उस वक्त उसकी सबसे बड़ी मुखालफत थी इटालियन फाशिस्ट हुकूमत मोसोलिनी से। वो अपने पड़ोसियों में, अपने जानने वालों में खुलकर मोसोलिनी को एक जालिम आमिर कहता था। ये थी बेबाकी दोस्तों, और शायद यही उसकी तबाही का बीज थी। दिसंबर सन 1945 क्रिसमस से एक रात पहले जॉर्ज सोडर के घर में जो हुआ उसने उसे हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। आइए उस रात को मिनट ब मिनट देखते हैं। रात 12 बजे घर के बच्चे सोने के लिए चले गए, लेकिन 5 बच्चों ने, मॉरिस, मार्था, लोइस, जेनी और छोटी सी बेटी ने माँ से कहा कि वो अभी थोड़ी देर और खेलेंगी। जेनी ने कहा ठीक है, लेकिन सोने के वक्त लाइट्स बंद कर देना, और वो सोने चली गई। रात 12:30 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। जेनी ने उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, उलझी हुई, बेरब्त, जैसे गलती से डायल हो गई हो। जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ से अजीब और उलझी हुई आवाज आ रही थी। तभी फोन रख दिया गया। लेकिन सोचिए, रात के 12:30 बजे सर्द रात में वो फोन क्यों आया? क्या वो औरत देखना चाहती थी कि घर में कोई जाग रहा है या नहीं? रात के 1 बजे छत पर कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। जॉर्ज ने सुना, लेकिन इतनी नींद में थे कि अहमियत ना दी। ये आवाज बाद में बहुत अहम साबित हुई दोस्तों। रात 1:30 बजे घर में आग लग चुकी थी। जॉर्ज और जेनी हड़बड़ाकर उठे। घर शोलों में घेरा हुआ था। उन्होंने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहली रुकावट ये थी कि फोन काम नहीं कर रहा था। बाद में पता चला कि फोन की तार कटे हुए थी, किसी ने काटे थे या आग से जल गई थी। दूसरी रुकावट यह थी कि घर की सीढ़ी गायब थी। जॉर्ज ने सोचा ऊपर की खिड़की से बच्चों को निकालूंगा। इसके लिए वो सीढ़ी जो हमेशा घर के साथ लगी रहती थी वो उस रात गायब थी। तीसरी रुकावट यह थी कि ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। जॉर्ज की 2 ट्रकें थी, वो रोजाना चलती थी। उस रात दोनों ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वो ट्रक उन्हीं का घर जला रही आग के पास खड़ी थी। और चौथी रुकावट भी बहुत अजीब थी कि पानी की टंकी जमी हुई थी। दिसंबर था, पानी जमना मुमकिन था, लेकिन इस पूरी रात की रुकावटों के साथ रख कर देखें तो ये भी मशकूक लगती है। जॉर्ज ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो चीखता रहा, हाथ मारता रहा। कल आखिर सिर्फ 4 बच्चे, जॉन, मैरियन, जॉर्ज जूनियर और सेलेना और माँ बाप ही बाहर निकल सके।
और वो 5 बच्चे मारिस, मार्था, लुइस, जेनी और वो बेटी वो आग की लपेट में कहीं खो गए आंखों के सामने। फायर ब्रिगेड 7 से 8 घंटे बाद पहुंची। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 घंटे बाद। वजह ये बताई गई कि क्रिसमस की छुट्टी थी। जब आग बुझी तो सरकारी तहकीकात शुरू हुई। फेटवेल के फायर चीफ FJ मॉरिस ने फैसला सुनाया, आग खराब वायरिंग की वजह से लगी और ये एक हादसा था। और 5 बच्चों के बारे में कहा कि आग इतनी शदीद थी कि बच्चे मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। लेकिन जॉर्ज सोडर के ज़हन में एक सवाल था जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। इंसानी हड्डी को मुकम्मल तौर पर जलाने के लिए कम से कम 1400 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत चाहिए, और वो भी घंटों तक। क्या एक घर की आग इतना दर्जा हरारत पैदा कर सकती है? जॉर्ज ने खुद तजुर्बा किया। उसने जानवरों की हड्डियां आग में जलाईं, वो भी मुकम्मल तौर पर खाक नहीं हुई, लेकिन उसके 5 बच्चों का कुछ भी बाकी ना मिला। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी दोस्तों कि घर की राख में फ्रिज मिला, अलमारी मिली, लोहे की चीजें मिली, लेकिन बच्चों की कोई हड्डी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आग लगने से कुछ महीने पहले एक शख्स जॉर्ज के घर आया था। उसने खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताया। जब जॉर्ज ने उसकी पॉलिसी नहीं खरीदी तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारा ये घर जलकर राख हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे, और सबसे बड़ी धमकी ये थी कि तुम्हें मुसोलिनी के खिलाफ बोलने की सजा मिलेगी। ये एक खुली धमकी थी, लेकिन जॉर्ज ने इसे सीरियस नहीं लिया। इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला मोड़ ये है दोस्तों कि वही इंश्योरेंस एजेंट जिसने धमकी दी थी, बाद में उसे कॉर्नर ज्यूरी का हिस्सा बना दिया गया, जिसने फैसला दिया कि आग एक हादसा थी। एक ही आदमी, पहले धमकी फिर फैसला। क्या ये इत्तेफाक था या फिर एक बनी बनाई साजिश? अब वो हिस्सा आता है जो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आग लगने के बाद जो वाकयात हुए, उन्होंने जॉर्ज और जेनी को यकीन दिलाया कि उनके बच्चे आग में नहीं मरे, उन्हें अगवा किया गया। आग के चंद हफ्तों बाद फेटवेल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक हाईवे होटल की वेट्रेस ने पुलिस को बताया कि मैंने 4 बच्चों को देखा, एक लड़की और 3 लड़के जो कुछ इटालियन लोगों के साथ थे। उन बच्चों की आंखें डरी हुई थी, वो खौफजदा लग रहे थे। पुलिस ने इस बयान को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जॉर्ज को अखबार में एक स्कूल के बच्चों की तस्वीर देखी। उसने उस तस्वीर में अपनी बेटी का चेहरा पहचाना। वो न्यूयॉर्क गया अपने उस बेटी को ढूंढने, लेकिन उसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई और वो नहीं मिल सका। आग को 23 साल गुजर चुके थे। जॉर्ज और जेनी सोडर को एक लिफाफा मिला बगैर किसी एड्रेस के। अंदर एक तस्वीर थी, एक नौजवान आदमी की। तस्वीर के पीछे लिखा था, लुइस सोडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, ए लिटिल बॉयज। जेनी ने वो तस्वीर देखी और फिर वो रोती रही, क्योंकि वो आदमी उनका बेटा लुइस लगता था। लेकिन वो कोड क्या था दोस्तों? क्या ये इटालियन पोस्ट कोड था? क्या कोई लुइस से ये लिखवा रहा था? क्या वो मदद मांग रहा था? वो खत कहां से आया? आज तक नहीं पता चला। अपने बच्चों के जिंदा होने के यकीन के साथ जॉर्ज और जेनी सोडर ने अपनी जमीन पर एक बड़ा बिलबोर्ड भी लगा दिया, जिस पर 5 बच्चों की तस्वीर थी और सवाल लिखा था, क्या ये बच्चे जिंदा हैं, किडनैप, मर्डर्ड और अलाइव। ये बिलबोर्ड बरसों तक रहा, एक माँ बाप की टूटी हुई उम्मीदों का निशान था। दोस्तों अब आए इस केस को लॉजिकली देखते हैं कि उस दिन आखिर क्या होगा। जॉर्ज सोडर मुसोलिनी का खुला क्रिटिक था। सिसिलियन माफिया, जो एक इटालियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका काम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के नाम पर पैसा लेना, स्मगलिंग, एक्सॉर्शन यानी कि भत्ताखोरी, इलीगल बिजनेसेस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कभी कभी मर्डर और गैंग वार्स करना भी था। इस सिसिलियन माफिया का इटालियन फाशिस्ट हुकूमत से गहरा ताल्लुक था। मुमकिन है कि माफिया ने जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए उसका घर जलाया, बच्चों को अगवा किया और उन्हें किसी इटालियन खानदान के साथ रख दिया, जहां वो नई जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। जॉर्ज का ट्रकिंग कारोबार में एक मकामी हरीफ था, जॉन सी मर्फी। कारोबार में शरीक होने और थोड़ी बहुत नाराजगियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों का कहना था कि उसने यानी जॉन सी मर्फी ने ही मकामी माफिया कनेक्शन के जरिए साजिश रचाई। ये नजरिया मकामी सियासत और कारोबारी रकाबत को भी मद्देनजर रखता है। एक और इम्कान ये है कि बच्चे वाकई आग में हलाक हो गए, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने अपनी लापरवाही और देर से पहुंचने की वजह से हड्डियां छुपा दी या तहकीकात में गलतियां की ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आग से फ्रिज बच सकती है, अलमारी बच सकती है, लोहे की चीजें बच सकती हैं, तो इंसानी हड्डियां क्यों मुकम्मल तौर पर गायब हो गई? ये लॉजिकल तौर पर मुमकिन नहीं लगता दोस्तों। सरकारी मौक़िफ़ ये है कि आग खराब वायरिंग से लगी और बच्चे हलाक हो गए, लेकिन इस नजरिए में इतने सुराख हैं कि ये सीधा खड़ा नहीं रह सकता। फोन के तार कटे हुए क्यों थे? सीढ़ी कहां गई? ट्रकें उसी रात क्यों नहीं चली? फायर ब्रिगेड 7 घंटे बाद क्यों आई? और वो मशकूक इंश्योरेंस एजेंट जो बाद में ज्यूरी में भी शामिल था, वो कौन था? एक भी सवाल इत्तेफाक से हो सकता है, लेकिन सारे इत्तेफाक से नहीं।
आग ने सिर्फ घर नहीं जलाया, उसने 2 इंसानों की जिंदगियों को भी राख कर दिया। जेनी सोडर ने आग के बाद कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने, बाकी पूरी जिंदगी उन्होंने स्याह लिबास में गुजारी। अपने खोए हुए बच्चों के गम में जॉर्ज सोडर ने वो बिलबोर्ड लगाया, उसके देखभाल की रोशनियां लगाई, इस उम्मीद में कि शायद कोई बच्चा कहीं से गुजरे और पहचान जाए। सन 1969 में जॉर्ज सोडर इस दुनिया से चले गए, लेकिन बच्चों का इंतजार किए बगैर नहीं, इंतजार करते करते जेनी सोडर सन 1989 तक जिंदा रही। 4 दहाइयां उन्होंने इसी सवाल के साथ गुजारी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये कहानी 5 बच्चों की गुमशुदगी की नहीं दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की, उस मोहब्बत की जिसे कोई शोला नहीं जला सका। ये कहानी है एक बाप के उस यकीन की जिसने सरकारी झूठ को कभी नहीं माना। आज भी ये केस सरकारी तौर पर अनसॉल्व्ड है। सोडर खानदान की अगली नस्ल आज भी ये मानती है कि वो बच्चे उस रात आग में नहीं मरे, और वो तस्वीर जो 1968 में आई वो अभी तक बेजवाब है। लुइस कहाँ है? मार्था, मारिस, जेनी और वो बेटी कहाँ है? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आग में जलकर खाक हो गए क्या, या किसी ने 1945 की क्रिसमस की रात इस खानदान को हमेशा के लिए तोड़ने की साजिश रचाई? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही गहरी तहकीकी और चौंका देने वाली कहानियां आप तक लाते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना। डिस्क्रिप्शन में हमने विकिपीडिया और स्मिथसोनियन मैगजीन के असल ज़राए की लिंक दी है। अगर आप इस केस को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो वहां जाएं। और अगली वीडियो में हम उतरते हैं हिंदुस्तान की सबसे मुतनाज़ा और पुरस्कार मौत की गहराई में, आरवशी तलवार केस। क्या अदालत ने वाकई सही फैसला सुनाया था? क्या एक बाप अपनी बेटी का कातिल हो सकता है, या ये भी एक नामुकम्मल तफ्तीश की कहानी है? जवाब अगली वीडियो में। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।